ये इन्वेस्टिंग कोर्स का सेकंड पार्ट है। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए। अगर आपने ये कोर्स मिस कर दिया और कई सालों के बाद देखा तो शायद हो सकता है कि आप बड़ा पछताएं। एक और बात, कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले इस कोर्स की तीनों वीडियोस देख लीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि वॉरेन बफेट के गुरु बेंजामिन ग्राहम की कंपनी ग्राहम न्यूमैन कॉर्प का 20 सालों में एवरेज एनुअल रिटर्न 14.7% था और वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे का एवरेज रिटर्न 1965 से लेकर 2016 तक 20.8% था, यानी अपने गुरु से भी ज्यादा। और हम बोल रहे हैं कि निफ्टी हमें लॉन्ग रन में 15% का रिटर्न दे सकता है, यानी हम बेंजामिन ग्राहम के गुरु से ज्यादा अर्न कर सकते हैं। और ये हो सकता है बिना हर रोज कोई न्यूज़पेपर पढ़े, बिना कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े। तो ऐसा कैसे है? तो पहले समझते हैं कि लोग क्यों बोलते हैं कि लॉन्ग रन में निफ्टी 50 का एवरेज रिटर्न 13 से 15% के आसपास होता है। देखिए, जब हम निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग, अभी कंपनीज लोन लेती है बैंक से अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जियो ने भी लोन लिया है। और अगर कोई कंपनी लोन नहीं भी ले रही तो भी इन्हें एक बात तो मालूम है कि इन्हें बैंक में 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। तो इसीलिए ये बिजनेसेस तभी चलेंगे जब ये बैंक से ज्यादा की अर्निंग कर रहे हैं, वरना ये बिजनेस चलाएंगे क्यों? हो सकता है कि किसी साल इन्हें कम प्रॉफिट मिले और किसी साल ज्यादा मिले, लेकिन लॉन्ग रन में इन्हें ज्यादा प्रॉफिट ही मिलेगा। यानी हम ये तो बोल सकते हैं कि निफ्टी 50 में लॉन्ग रन में हमें बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट तो मिलेगा, बट ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए कि निफ्टी 50 को हमें कब खरीदना है और कब बेचना है, यानी एंट्री और एग्जिट कब की होनी चाहिए, जो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब इस कोर्स को थोड़ा और समझने के लिए हमें सेंसेक्स के ग्राफ को देखना पड़ेगा। अब अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं तो ये ग्राफ बहुत बार बढ़ा और कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल ये इंक्रीज ही हुआ है। दूसरा, हम ये भी बोलते हैं कि जब भी हम निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम अपने पैसे 10 साल तक रख सकते हैं। तो हम इसमें कुछ केसेस देखते हैं जिसमें हमें 15% से ज्यादा रिटर्न भी मिला है और 15% से काफी कम रिटर्न भी मिला है। ओके, सो मैंने यहाँ पे कुछ डेट्स ली हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने सेंसेक्स की वैल्यू देखी है कि उस टाइम प्राइस क्या चल रहा था। तो ये मैंने कंप्लीटली 10 साल लिए हैं और दो एक्सट्रीम केसेस कवर करने की कोशिश करी है। फॉर एग्जाम्पल 4/10/1998 में ये 2916 था सेंसेक्स का प्राइस, और 6/1/2008 में ये 20,827 था। वैसे ही यहाँ पर ये था 20,827 और यहाँ पे 34,592। तो यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि हमें रिटर्न कितना मिलता अगर हम दो एक्सट्रीम केसेस में करते हैं। तो ये बेटर वाला केस है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने जब कम में एंटर किया था तो हमें रिटर्न कितना मिलता। तो नंबर ऑफ पीरियड्स इज अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स। जो पेमेंट है हम मान के चलते हैं कि हमने जो पेमेंट्स है वो जीरो करी है, क्योंकि हमने वन टाइम इन्वेस्टमेंट करी है, हम अभी ये मान के चल रहे हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू स्टार्टिंग में हमने कितनी डाली थी? हमने इन्वेस्ट करे थे 2916 रुपीज, और उसके बाद फाइनली हमें मिले कितने? 20,827, और हम मान के चल रहे हैं कि हमने पीरियड के स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर दिया था। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 22% आ गया, यानी हमें 22% का रिटर्न यहां पे मिला होता, यानी इवन वॉरेन बफेट से ज्यादा। तो ये मार्केट में काफी बड़ा स्विंग था। अगर हमने वो टैप कर लिया होता तो यहाँ पे जो रिटर्न था काफी ज्यादा था। अगेन यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे रिटर्न कितना मिलता। तो नंबर ऑफ पीरियड्स अगेन ये 10 साल ही हैं, और पेमेंट्स हम कोई पेमेंट नहीं कर रहे, हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल हम इन्वेस्ट कर दिया होता, हमने 20,827 इन्वेस्ट हम कितना भी कर सकते थे। जो हम इंटरेस्टेड हैं, हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि हमें रिटर्न कितना मिला है। फाइनली हमें 10 साल के बाद मिला होता 34,592 रुपीज, और टाइप 1 यानी हमने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर दिया था, एंड रिटर्न इज 5%। तो यहाँ पे काफी लोग थोड़े डिप्रेस हो जाते हैं कि निफ्टी में इन्वेस्ट किया, 10 साल भी इन्वेस्ट किया, फिर भी 5% रिटर्न। यहाँ पे 2916, यहाँ पे 22% रिटर्न। तो ऐसा क्या चल रहा है? तो इसके लिए हम आगे डिस्कस करते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर निफ्टी में सेंसेक्स में हमने 1999 में इन्वेस्ट किया होता और 2020 में होता, तो रेट ऑफ रिटर्न कितना होना था? ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम आ गया है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स कि कितना ज़्यादा ये इम्प्रूव हुई है मार्केट, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो पीरियड है ऑलमोस्ट 21 साल है। पेमेंट्स हम कोई नहीं कर रहे, शुरू में हमने बस 100 रुपये डाल दिए थे, और फाइनली हमें मिले हैं 32,492
₹24 और टाइप जो है वो 1 है। ये ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, लेकिन मैं आपको एक और तरीके से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये एक ऑनलाइन कैलकुलेटर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में हमने करे थे 100, बिगनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, ₹100 इन्वेस्ट करें, फाइनली हमें मिला 32424 और हमने यहाँ पे इन्वेस्ट कितने सालों के लिए किए थे? 21 सालों के लिए। तो यहाँ पे जो हमें CAGR मिला है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, वो कितने का मिला है? 31%। तो ये इवन बहुत बड़ा रिटर्न है, क्योंकि वॉरेन बफेट का रिटर्न ऑन एन एवरेज हर साल इतना नहीं रहा। तो अब तो ऐसा लगता है कि यार ये तो बड़ा वेरी कर रहा है, कभी 5% तो कभी 22%। ऑल्दो हम देख चुके हैं कि मार्केट में एंटर और एग्जिट करना कब है और इसका बेस्ट टाइम क्या है, लेकिन फिर भी हम में से कई लोगों को डाउट हो सकता है कि हम रिटर्न लॉन्ग टाइम में 15% ही क्यों माने, 5% या 22% क्यों ना माने। इसके लिए हमें इन्फ्लेशन और GDP का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो पहले आता है इन्फ्लेशन। जब हम बोलते हैं कि बैंक से हमें 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसमें इन्फ्लेशन भी एडेड है। यानी अगर किसी साल हम बैंक में ₹100 6% के हिसाब से सेव करते हैं और उसी साल अगर इन्फ्लेशन भी 6% की हो जाए, तो हमें साल के एंड में ₹106 तो मिलेंगे, लेकिन हम जितना सामान एक साल पहले ₹100 का ले सकते थे, आज हम उतना ही सामान ₹106 में खरीद पाएंगे। इसका मतलब है कि हमारा रियल रिटर्न तो 0% हुआ, क्योंकि हमारी बाइंग कैपेसिटी तो उतनी ही रही। नेक्स्ट आता है GDP, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका मतलब हुआ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर, जिसका ऑलमोस्ट मीनिंग है कि एक साल में एक देश में कितने का सामान या सर्विस प्रोड्यूस की गई। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक देश में एक ही कंपनी है, इन्फोसिस, और वो 1 लाख की सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं, तो उस कंट्री का GDP 1 लाख होगा। ये नंबर हमें बताता है कि एक कंट्री अप्रोक्सीमेटली कितना ज्यादा सामान या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है। अब होता यह है कि GDP और निफ्टी का कोरिलेशन लंबे समय में 1 के करीब होता है, यानी जितने % से GDP बढ़ेगा उतने % से ही निफ्टी ग्रो करेगा लंबे समय में। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने देखा है कि GDP होता है कि देश में कितने के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं, और क्योंकि निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो ये 50 कंपनीज एक काफी बड़ा पोर्शन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का प्रोड्यूस करती है, यानी GDP का काफी बड़ा पोर्शन प्रोड्यूस करती है। यानी अगर हम ये देख लेते हैं कि GDP ऑलमोस्ट कितने % से ग्रो कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि लंबे समय में निफ्टी 50 भी उतने % से ही ग्रो करेगा। ओके, सो मैंने यहाँ पे GDP का डेटा फ्रॉम 1980 टू 2018 सारा ले आया है। यहाँ पे क्या है? GDP और इन्फ्लेशन। तो GDP ये क्या है? ये रियल GDP है, जो हम सुनते हैं कि GDP 5% से इंक्रीज होगी, 8% से इंक्रीज होगी। तो जो रियल GDP होती है उसमें इन्फ्लेशन ऐड नहीं होता, और अगर हम रियल GDP में इन्फ्लेशन ऐड कर दें तो वो हमारा नॉमिनल GDP आ जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर ये सेम बेसिस पे है तो हम परसेंटेजेस को ऐड कर सकते हैं। तो जो नॉमिनल GDP होगा दैट विल बी इक्वल टू रियल GDP प्लस इन्फ्लेशन। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और मैं समझा देता हूं बैंक का एग्जांपल लेके, जो हमने लास्ट टाइम लिया था। तो यहाँ पे क्या है? बैंक है जहां पे हम ₹100 स्टार्टिंग में डिपॉजिट करते हैं। तो मान के चल रहे हैं कि हमने ₹100 डिपॉजिट किए हैं। अब क्या होगा कि बैंक हमें रिटर्न दे रहा है 6% के अकॉर्डिंग। तो एक साल के बाद हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6। अगर हम मान के चलते हैं कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो भी उसी साल 6% हो गया, तो इन्फ्लेशन भी कितना होगा? 6। 100 का 6% क्या हो गया? दोबारा से 6। तो जो हमारा रियल रिटर्न है वो कितना हो गया? 0। अब 0 क्यों हुआ? क्योंकि जो सामान हम ₹100 का ले सकते थे पिछले साल, वही सामान अब हम ₹106 का लेंगे इस साल। जो हमारी बाइंग कैपेसिटी है वो सेम रहेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर रिटर्न 5% होता, या फिर हम मान के चलते हैं 10% होता, और इन्फ्लेशन सिर्फ 6% इंक्रीज होती, तो जो हमारा रियल रिटर्न है वो कितना होना था? 4। तो इसमें हम एक पैटर्न देख सकते हैं। वो पैटर्न क्या है कि इन्फ्लेशन प्लस रियल रिटर्न 6 + 0 वो क्या है? एक्चुअल रिटर्न। तो वो आ रहा है हमें 6। तो यहां पे हम एक पैटर्न देख सकते हैं। वो पैटर्न क्या है कि इन्फ्लेशन प्लस रियल, जो इन्फ्लेशन प्लस रियल है वो हमें रिटर्न जो है वो हमें विजिबल है। विजिबल मतलब हमें दिख रहा है। अगेन सेकंड केस में भी क्या हो रहा है? जो इन्फ्लेशन थी वो 6% थी, यानी ₹6 100 बेस के केस में,
और जो रियल रिटर्न थी वो 4 रुपीज थी। तो रियल प्लस इन्फ्लेशन, वो हमें जो रिटर्न है वो हमारी नॉमिनल रिटर्न है। नॉमिनल रिटर्न मीन्स जो हमें दिखती है। अब जो बैंक में आप जाते हो तो आपको नहीं पता कि इन्फ्लेशन कितनी है, तो वो हमें नॉमिनल रिटर्न मिलती है, क्योंकि हम जब भी देखेंगे तो हम बोलेंगे नॉमिनल। तो इस केस में नॉमिनल क्या होगी? अगेन यही वाला अगर हम सेम कॉन्सेप्ट करें, इन्फ्लेशन प्लस रियल रिटर्न इक्वल टू नॉमिनल रिटर्न, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हम बाकी वैल्यूज में भी लगा सकते हैं। अगेन अगर मैं दोबारा से इसमें मान के चल रहा हूं कि अगर हमने बेस 0 लिया होता जीडीपी का, कि वो 100 रुपए की इकोनॉमी होती, ऑब्वियसली वो ट्रिलियन है आजकल, तो 2.3 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन के आसपास। तो अगर ये इतना होता तो इस केस में क्या होता? 100 रुपए थे, अगली बार कितना होना था? ये 16.6% से इंक्रीज हो जानी थी, तो 116.6, तो हमारी जो जीडीपी है वो 116.6 हो जाती। लेकिन नेक्स्ट केस में क्या होता? वो 18.7 से इंक्रीज होनी थी। लास्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू का 18% उसमें ऐड हो जाएगा, तो जो एक्चुअल में जीडीपी ग्रो होनी थी वो 18.7% होगी। 18.7% ऑफ 16.6, तो वो 138 हो जाती। और अगर हम ये चीज करते रहते 20 सालों तक, यानी जितना नॉमिनल रिटर्न है उसको ऐड करते रहते, तो जीडीपी इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल वो 100 से बढ़ के हो जानी थी कितनी? 17339। तो अब हमने देखना क्या है? अब हमने इसमें देखना है कि जीडीपी ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज कितने परसेंट से इंक्रीज करी है। तो हम यहां डालते हैं 100 हमारी इनिशियल वैल्यू है, और जो फाइनल वैल्यू है वो है 17339। तो 100 इनिशियल है, फाइनल हमारे पास 17339 है, और वो कितने सालों में हुआ है? वो हुआ है 1980 से 2018 तक, यानी 38 सालों में इतनी जीडीपी इंक्रीज हुई है नॉमिनल टर्म्स में। तो यहाँ पे मैं ईयर्स जो है वो कितने डालूंगा? 38 ईयर्स। तो यहाँ पे अगर हम CAGR देखें विच इज इक्वल टू 14.53, यानी 14.53%, क्लोज टू 15% जो हमारा CAGR है वो हमें मिला है, यानी जीडीपी हमारे 15% के आसपास इंक्रीज करी है। और इसलिए हम मान के चलते हैं क्योंकि लंबे समय में जीडीपी और निफ्टी का जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट, जो कोरिलेशन है वो 1 होगा, इसलिए जो रिटर्न है दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल। तो फिर भी हम मान के चलते हैं कि 12 से 15% तक जाएगा, लेकिन अगर हम जीडीपी की ग्रोथ माने जो कि 15% है, तो निफ्टी की भी ऑलमोस्ट 15% के आसपास होनी चाहिए। अब कई लोगों को लग सकता है यार 15% कुछ खास रिटर्न नहीं है, लेकिन मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि वॉरेन बफेट की कंपनी का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न 1965 से 2016 तक 20.8% था, और वॉरेन के गुरु बेंजामिन ग्राहम का एवरेज रिटर्न 14% था। तो अगर हमें बिना कोई कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े 15% तक का रिटर्न मिल रहा है, हमें और क्या चाहिए? फिर भी मैं आपके लिए 3 केसेस कंपेयर कर देता हूं कि अगर हम 20 साल के लिए एफडी में इन्वेस्ट करें, पीपीएफ में इन्वेस्ट करें या निफ्टी में इन्वेस्ट करें, तो इनकी परसेंटेज में मान रहा हूं कि एफडी हमें मिल रहा है 5.6% में एसबीआई में, पीपीएफ है 7.10 आज की डेट में, और निफ्टी हम मान रहे हैं 15% रिटर्न। ओके, सो हम देखते हैं कि हमारे पास 3 स्कीम्स हैं, एक है एफडी, सेकंड है पीपीएफ, और थर्ड है निफ्टी। तो एफडी में आज हमें, अगर हम एसबीआई में देखते हैं तो वो हमें 5.6% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, पीपीएफ है 7.10, और निफ्टी की हमने एज्यूम करी है कि लॉन्ग टाइम में हमें 15% रिटर्न मिलेगा। अब हम ये मान के चलते हैं कि हम पैसे 20 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, और अगर 1 लाख रुपए हम शुरू में इन्वेस्ट कर देते तो हमें कितना रिटर्न मिलता? अगर हमने शुरू में कितना किया होता? 1 लाख रुपीस। तो इसमें हम देखते हैं फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू, फाइनल वैल्यू कितनी होती? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.6%, नंबर ऑफ पीरियड्स, तो हमारे पास 20 साल हैं, पेमेंट्स हम कोई इंस्टॉलमेंट नहीं कर रहे, वन टाइम पेमेंट करिए, वो भी स्टार्टिंग में, प्रेजेंट वैल्यू स्टार्टिंग में हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, माइनस इसलिए क्योंकि हमारी जेब से पैसे जा रहे हैं, और टाइप क्या है? एंड ऑफ द पीरियड और बिगनिंग ऑफ द पीरियड। जैसे ही हमने पैसे डाले तो वो बिगनिंग ऑफ द पीरियड हो जाएगा। तो ये बना 2,97,357। तो 20 साल तक आपने वेट किया, और 5.6% के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ 2,97,000 रुपए मिला, यानी 3 लाख भी नहीं। तो 3 टाइम्स भी ये प्रॉपर्ली हुए नहीं। लेकिन अगर हम पीपीएफ में कर देते हैं तो ये अमाउंट कितना बन जाएगा? यहां पे क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.10, तो ये बन गया ऑलमोस्ट 4 लाख। तो ये फिर भी थोड़ा सा बेटर है, लेकिन उतना बड़ा नंबर भी नहीं है कि आप इंप्रेस हो जाओ, क्योंकि आपको 20 साल तक वेट करना पड़ा था।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी हमें कितना ये करके दे सकता था, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 15%। तो ये हमें 16 लाख मिला। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का जो कंबाइंड है उससे भी काफी ज्यादा रिजल्ट यहाँ पे हमें मिला है। तो 16 लाख रुपीज ऑब्वियसली ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक अमाउंट है जो 1 लाख रुपए आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिए थे। शायद हो सकता है आपने कोई ट्रिप मिस कर दिया हो, कोई एक ज्वेलरी मिस कर दी हो, क्योंकि गोल्ड का रेट भी इतना नहीं इंक्रीज होता, और फाइनली 16 लाख रुपीज बन गए। लेकिन अब हम एक और चीज मानते हैं, क्या होता कि अगर हम 1 लाख रुपए हमारे पास नहीं होते, लेकिन हम कमिट करते हैं कि 20 साल तक हम हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, तो उस टाइम रिटर्न क्या होता है इन सब में। तो ऑब्वियसली जो रेट ऑफ रिटर्न है हम वही मान रहे हैं, लेकिन हम बोले कि 20 साल के बाद हमें कितना पैसा मिलता है, तो हम अगेन मानते हैं फाइनल वैल्यू। तो रेट ऑफ रिटर्न अगेन कितना है, 5.6% डिवाइडेड बाय 12। डिवाइडेड बाय 12 क्यों? क्योंकि हम हर महीने पेमेंट कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट इतना हमें रिटर्न मिलेगा। वैसे एग्जैक्टली नहीं होगा, लेकिन ऑलमोस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर मंथ इतना मिल रहा होगा। अगेन नंबर ऑफ पेमेंट्स, तो 20 साल तक, नंबर ऑफ पीरियड 20 साल तक हम क्या कर रहे हैं, हर महीने पैसे डाल रहे हैं। तो 20 इंटू 12 मंथ्स, 20 साल इंटू 12 महीने। प्रेजेंट वैल्यू पेमेंट्स कितनी डाल रहे हैं हम, 5,000 रुपीज, यानी हर महीने हम 5,000 रुपये डाल रहे थे। शुरू में हमने कोई पैसे नहीं डाले, पिछले वाले केस में 1 लाख रुपए डाले थे, इसमें हम कोई नहीं डाल रहे। हर बार हम कितने डाल रहे हैं, ओनली 5,000 रुपीज। अगेन हम पीरियड में शुरू में 5,000 रुपये डाल रहे हैं और हर महीने हम डालते रहेंगे। तो ये कितना हो गया, ये एक इंप्रेसिव नंबर हुआ, 22 लाख रुपीज। अब हम देख लेते हैं हमने किया कितना था इन्वेस्ट। अगर हम हर महीने 5,000 रुपये डालते, मल्टीप्लाइड बाय 20 साल, और हर महीने होता तो ये 12 हो जाता। तो ये जो ऑलमोस्ट है वो कितना है, 12 लाख रुपीज। तो हमने 12 लाख रुपए डाले थे और वो कन्वर्ट हो गए हैं 22 लाख में, क्योंकि किश्तों में डाले हैं तो ये डबल भी नहीं हुए। जबकि 1 लाख रुपए जो हमने डाले थे वो डबल हो गए, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गए थे, वो 3 लाख के आसपास बन गए थे। तो यहाँ पे 12 लाख रुपए हमने टोटल इन्वेस्ट करे हैं और वो 22 लाख में कन्वर्ट हो गए हैं। अगेन हम देखते हैं कि अगर हम पीपीएफ में डालते 5,000 रुपए और हमें 7.1% इंटरेस्ट रेट मिल रहा होता, तो वो कितना होता, तो वो होता ऑलमोस्ट 26 लाख रुपीज। अगेन नॉट दैट इंप्रेसिव नंबर, बट स्टिल जो रिटर्न है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। अगेन हम फिर यहां पे देखें, अगर 15% के हिसाब से निफ्टी में हम डाल रहे होते तो ये होता 75 लाख रुपीज। अब ये थोड़ा इंप्रेसिव नंबर है, क्योंकि आपने 12 लाख इन्वेस्ट करे थे, वो भी किश्तों में, और वो 75 लाख रुपए हो गए हैं। अगर आपको पता है कि आपको 15% रिटर्न मिल रहा है, तो इससे काफी गोल्स अचीव हो सकते हैं 20 साल में। हो सकता है आपका कोई बच्चा पैदा हुआ हो, या आपके कोई और गोल्स हो। तो 75 लाख रुपीज, 76 लाख रुपीज, इट कैन एक्चुअली हेल्प अस टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल दैट वी हैव इमेजिन्ड एट पर्टिकुलर स्टेज। तो 20 साल पहले जो हमने सोचा था वो हमें मिल सकता है। तो आई होप आपको ये कम से कम पता चल रहा होगा कि 15% क्या मैजिक कर सकता है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि ये कोई बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन 15% जब कंपाउंड होता है तो लंबे समय में इतना बड़ा रिटर्न दे सकता है। अब हम समझते हैं कि अर्निंग्स का क्या रोल है किसी कंपनी में, जिसके बारे में हमने सबसे पहली वीडियो में बात की। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्राइस इज इक्वल टू पीई रेशो मल्टीप्लाइड बाय अर्निंग, और उसमें हमने बात करी थी कि मार्केट में एंटर करने की, यानी सबसे सस्ती प्राइस हमें तब मिलेगी जब अर्निंग्स भी लो है और पीई रेशो भी लो है। उस टाइम हम मार्केट में एंटर कर सकते हैं। और जब अर्निंग्स और पीई रेशो बहुत ज्यादा हो जाती है, उस टाइम हमें मार्केट से एग्जिट हो जाना चाहिए, यानी हमें अपने शेयर्स बेच देने चाहिए। लेकिन हमने लास्ट टाइम जो डिसीजन लिया था फर्स्ट वीडियो में, वो सिर्फ पीई रेशो के बेसिस पे था, यानी ह्यूमन इमोशंस के बेसिस पे था, क्योंकि ये नंबर एक ह्यूमन इमोशंस बताता है। कई बार लोग उसी चीज के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार होते हैं और कई बार कम। लेकिन अर्निंग्स एक्चुअल में कंपनी की अर्निंग है कि उसने कितना कमाया, एक दुकान ने एक साल में कितना कमाया, एक कंपनी ने एक साल में कितना कमाया। तो जो एक्चुअल में डिसीजन है वो तो लेना चाहिए पीई और अर्निंग्स दोनों के बेसिस पर। ऑल्दो लास्ट टाइम जब हमने सिर्फ पीई की बेसिस पे वो लिया था, डिसीजन लिया था, तो वो भी काफी एक्यूरेट निकला था। तो यहां पर हम देखते हैं कि अगर ये चीज है तो यहाँ पे अर्निंग क्या होगी, अर्निंग हो जाएगी प्राइस डिवाइडेड बाय पीई रेशो। तो यहां पे हमारे पास प्राइस भी अवेलेबल है और पीई रेशो भी अवेलेबल है। मैंने क्या किया है, मैंने हर साल 31 मार्च का डेटा
फ्रॉम 1999 टू 2020 तक, वो मैंने सारा डेटा यहाँ पे ला दिया है। ये NIC से अवेलेबल होते हैं PE रेशियो और प्राइस, ये क्लोजिंग प्राइस है। और जब मार्केट बंद थी, जैसे यहाँ पर 29th, 30th और 31st का डेटा अवेलेबल नहीं था, तो मैंने पिछले वाली डेट का डेटा ले लिया है। तो यहाँ पे 28 मार्च का डेटा अवेलेबल है। तो अब हमें क्या करना है, हमें अर्निंग्स लेनी है। ये 31 मार्च क्यों है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर है। एनीवेज, तो अर्निंग होगी प्राइस डिवाइडेड बाय PE रेशियो, जो कि यहाँ पे आ गया 65 यूनिट्स। और ये सेम फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे अर्निंग्स आ जाएगी यूनिट्स में। और यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये है कि 65 उसने अर्न करे। हर बार पॉजिटिव अर्निंग थी, नेगेटिव नहीं थी। आप देख सकते हैं कि 65 से लेके 443 वो इंक्रीज हुआ है ऑलमोस्ट 21 सालों में। तो अब हमें देखना है चेंज इन अर्निंग। चेंज इन अर्निंग मतलब पिछली बार से कंपैरेटिवली अभी हमने ज्यादा अर्न किया है कि कम अर्न किया है। तो वो क्या होगा, करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर की अर्निंग। जैसे ये आ गया -3 यूनिट्स, यानी पिछली बार जितना मैंने अर्न किया था उससे मैंने 3 यूनिट्स इस साल कम अर्न किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लॉस में हैं। ऑब्वियसली जो टोटल अर्निंग्स है वो तो पॉजिटिव में ही है, लेकिन हमने लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली इस साल कम अर्न किया है। फॉर एग्जांपल, एक साल आपका प्रॉफिट था 1 लाख, तो अगले साल आपका 90,000 हो गया है, प्रॉफिट ही। तो ये चीज हम देख रहे हैं, चेंज इन अर्निंग। तो अगर हम ये अप्लाई करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कई बार उसने कम अर्न किया है, कई बार ज्यादा अर्न किया है। अब जो हम जिस चीज में इंटरेस्टेड हैं वो है परसेंटेज चेंज इन अर्निंग, यानी कितने परसेंट हमने ज्यादा या कम अर्न किया लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली। तो वो क्या होगा, वो होगा डिफरेंस, जो कि हमने चेंज इन अर्निंग है, डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर की जो अर्निंग थी, मल्टीप्लाइड बाय 100, इतने परसेंट। और अगर हम ये फॉर्मूला सम में अप्लाई कर दें तो ये आता है कि हमने 31 मार्च को, यानी इस फाइनेंशियल ईयर में अगर हम क्लोजिंग के इसके अकॉर्डिंग देखें अर्निंग्स, तो लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली हमने 4.7% कम अर्न किया, फिर हमने 7% ज्यादा अर्न किया, फिर हमने 6% कम अर्न किया, फिर ज्यादा किया, और ये बहुत ज्यादा अर्निंग थी 62% हमने पिछले साल के कंपैरेटिवली ज्यादा अर्न किया, एंड सो ऑन। तो अब हम देख सकते हैं कि जो अर्निंग्स हैं वो कम हो रही है और ज्यादा हो रही है, और इस एक प्रॉपर साइक्लिक वे में तो नहीं चेंज हो रही, लेकिन कम और ये ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल जो है वो गेन ही है। वो हमें कैसे पता है, क्योंकि अर्निंग 65 से 443 हुई है। नेक्स्ट हम बोलते हैं कि जो उसकी अर्निंग है वो 12 से 15% होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि किस साल कितने परसेंट अर्निंग हुई है और वो ज्यादा है या कम है। फॉर एग्जाम्पल -4%, तो 12 और 15 से लेके वो कम है, तो 12 से कम है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि लो अर्निंग की कैटेगरी में है, कंपनीज ने कम अर्न किया। ये 7% है तो कम है, -6% है तो ये लो है, 17% है ऑब्वियसली ज्यादा है, हाई, 16% है हाई है, 62% बहुत ज्यादा हाई है, 20% हाई है, 23% हाई है, और 10% दोबारा से लो कैटेगरी में हम ला सकते हैं। -7% लो है, ये लो है, ये एवरेज है 12%, जितनी होनी चाहिए ऑलमोस्ट उतनी है, ये लो है, ये भी एवरेज है 14%, 9% लो है, 5% लो है, -0.96% ऑब्वियसली लो, 6% लो, लो, लो एंड लो। तो इसमें हम देख सकते हैं हाई और लो ये मूव करी जा रही है। तो अगर हम देखें एंटर करने का सही टाइम कब होता, अगर हम यहां पे देखते हैं -6%, तो ये सबसे सही टाइम था मार्केट में एंटर करने का, क्योंकि अर्निंग्स इस टाइम सबसे कम है। बेशक इस टाइम PE 18.1 है, लेकिन वो इस पर्टिकुलर डे का है। एनुअल अर्निंग तो -6% है। तो अगर हम ये डेज मूव करी जा रहे हैं, हमें पता है कि इस साल की जो अर्निंग थी वो -6% थी, यानी पिछले साल के कंपैरेटिवली 6% की कटौती हुई थी। तो यहां पर क्या होगा, जिस मूवमेंट पे PE रेशियो बैंक इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग कम आ जाएगा, तो वो बेस्ट टाइम होगा हमें निफ्टी 50 खरीदने का, क्योंकि PE भी कम होगा और अर्निंग्स भी कम होगी। इस टाइम हम ज्यादा यूनिट्स खरीद सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे 62% लास्ट टाइम के कंपैरेटिवली अर्निंग्स ज्यादा हुई थी, तो ये बहुत हाई पे चल रही थी मार्केट। और इस वक्त बेशक इस पर्टिकुलर डे में PE जो रेशियो है वो कम है, लेकिन हम चलते रहते, क्योंकि हमें पता था इस साल की जो अर्निंग है वो 62% ज्यादा हुई है, तो हम हर रोज PE देखते रहते हैं, और जिस मूवमेंट पे वो PE इंक्रीज हो जाता, उस टाइम क्या होना था, अर्निंग भी ज्यादा होती उस साल की और PE रेशियो भी ज्यादा होता, तो वो बेस्ट टाइम था मार्केट में एग्जिट करने का।
तो उस टाइम हम अपने सारे शेयर्स बेच सकते थे या एनएवी बेच सकते थे। तो आई होप हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो प्राइस है वो पीई और अर्निंग्स दोनों पे डिपेंड करता है, और बेस्ट टाइम होता है जब अर्निंग्स और पीई कम हो, उस टाइम मार्केट में एंटर कर जाओ। पीई और अर्निंग ज्यादा है तो मार्केट से एग्जिट कर जाओ, और ऑब्वियसली जब पीई और अर्निंग ज्यादा है तो मार्केट में एंटर नहीं करना है। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यानी इस कोर्स के फाइनल वीडियो में हम बात करेंगे कि हम निफ्टी कैसे खरीद सकते हैं, और मैं अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन भी आपसे शेयर करूंगा। होपफुली आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके अपने डाउट भी मुझसे पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा उन्हें आंसर करने की। जय हिंद।